हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई करोगे, मजे करोगे। एक बार फिर से यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल पे मैं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा जी सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़िएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सम्मिश्र संख्या क्विक रिवीजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज के इस सेशन में बेटा हम लोग टोटल कंप्लीट देखेंगे सम्मिश्र संख्या, और बहुत ही जल्दी, मतलब जिसको हम लोगों ने हम कहते हैं ना कि चुटकियों में हम आज ये चैप्टर को सीखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आज के बाद से ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत ही कम समय में आज हम इस चैप्टर को आपको सिखाने वाले हैं। नजर स्क्रीन पर रखिएगा और जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं बेटा इस चैप्टर का, जैसा कि नाम है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इस चैप्टर का नाम है, जहां पे लिखा है क्विक रिवीजन। तो सम्मिश्र संख्या होती क्या है? हालांकि हम लोगों ने इससे पहले वास्तविक संख्या के बारे में सुना है, हम लोग वास्तविक संख्या का नाम जानते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं सम्मिश्र संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या आप लोगों ने सुनी होंगी, आज देखते हैं बेटा एक्चुअल में हुआ क्या। सब कुछ सही चल रहा था, जैसा कि वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने सुना है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, रेशनल जिसको परिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपने सुनी है। लेकिन समस्या तब हुई बेटा जब हमारे पास एक इक्वेशन आई जो कि थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जब ये एक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर से समस्या शुरू हो गई। और समस्या इस तरह से शुरू हुई कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा था, इसका x का मान क्या होगा? आप जरा ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पे ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट -1 हो जाएगा। अब समस्या ये थी बेटा, लोग इसको अब क्या नाम दे, क्योंकि बेटा ये वास्तविक संख्या तो है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जो रूट के अंदर निगेटिव देती हो। तो अब जब रूट के अंदर कोई भी वास्तविक संख्या निगेटिव नहीं देती थी, तो सबसे बड़ा सवाल था ये है क्या। तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हुई। बाद में अलेक्जेंड्रिया आए, उन्होंने फिर इसके बारे में बताना शुरू किया। फिर बहुत सारे लोग आए जो इस पर चर्चा किए। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर सबसे पहले किसी ने देखा था, वो अलेक्जेंड्रिया ने सबसे पहले इसको देखा था बेटा। उसके बाद इसका नाम रखा गया जो रूट के अंदर -1 है, इसको हम लोगों ने क्या क्या, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहते हैं। और अगर हम इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, तो इसको बाद में देखा गया, इसको हम लोगों ने अयोटा, अयोटा से, अयोटा का मतलब होता है कल्पनाएं। तो अयोटा का जो आई है वहां से हमने इसको उठाया और इसको रिप्रेजेंट किया आई इक्वल टू √-1, और इसको हम लोग नाम देते हैं काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको हम लोग नाम देते हैं काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर। और यहीं पर से जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, अयोटा का स्क्वायर, तो ये -1 आता है। और इसका जब हम क्यूब करते हैं तो ये आता है माइनस अयोटा। अब प्रश्न ये है सर माइनस अयोटा कैसे आता है? तो डिटेल में दिखा दे रहा हूं। अगर ये जैसे अयोटा, तो इसको मैं ऐसे अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा लिख सकता हूँ। अयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा। अयोटा की पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1। ये पॉजिटिव वैल्यू 1 दे देगा। अगर मैं अयोटा की पावर 5 की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा बेटा? अगर अयोटा की पावर 5 की मैं बात करूं तो ये फिर से माइनस अयोटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 4 को, अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 1, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी अयोटा। यहां तक बात समझ में आ रही? इसी तरह ये प्रोसेस चलता चला जाएगा बेटा। अयोटा की पावर 6 आ जाएगी तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। अयोटा की पावर 7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा। अयोटा की पावर 8 आ जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर? अगर इतनी सी बात क्लियर है, ऐसे ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसी पे एक शॉर्ट नोट्स लिखा हूं, नोट करके इसको लिखिएगा आप लोग और ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहां पर बेटा हम लोग एक बात को बताएं, वो बात ये है, कुछ जरा समझिएगा ध्यान से। एक्चुअल में ये कह रहा था, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बोर्ड। यहाँ पे नोट करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है? नोट करके हम लोग कुछ लिखेंगे और यहाँ पे नोट करके लिखते हैं। यहाँ पे बेटा नोट करो और नोट करके एक बात लिखते हैं बेटा, नोट करते ही एक बात लिखते हैं, ठीक है? जैसे ही हमने नोट किया और यहाँ पर एक बात रखेंगे। यदि, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, यदि अयोटा की घात, इफ द पावर ऑफ अयोटा, यदि अयोटा की घात 4 का गुणज है, की घात 4 का गुणज है। घात क्या है बेटा? 4, अयोटा की घात 4 का गुणज है, तब
उसका मान, तब उसका मान 1 होगा। ठीक है बेटा, अगर मैं आप सभी से कहूँ ये आयोटा की पावर 4n है, मतलब आयोटा की कोई भी ऐसी पावर है जो 4 का मल्टीपल हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। इतनी सी बात क्लियर। और अगर इतनी सी बात क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंपॉर्टेंट सी बात थी जो मैंने आप सभी को बताई। इसके आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। तो अब बेटा यहाँ पर से स्टार्ट, जैसे हमारे पास काल्पनिक संख्याएं आ गई, इससे पहले हमारे पास वास्तविक संख्याएं थी और उसके बाद हमारे पास काल्पनिक संख्याएं आ गई। फिर बेटा जब काल्पनिक और वास्तविक संख्याओं का कॉम्बिनेशन किया गया तो हमें एक संख्या मिली जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या किससे बनी बेटा? जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अर्थात सम्मिश्र संख्या है वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के कॉम्बिनेशन से मिली, तो सम्मिश्र संख्या जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहां पर बेटा ये जो ए है, यहाँ पे जो बेटा ये ए है, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक भाग। ये क्या है बेटा? इसको हम लोग वास्तविक भाग कहते हैं, जिसको रियल पार्ट भी कहते हैं, वास्तविक भाग। इसको हम लोग रियल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको हम लोग रियल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं बी की, तो ये क्या है बेटा? ये काल्पनिक भाग है। क्या है बेटा? ये काल्पनिक भाग, जिसको हम लोग बेटा इमेजिनरी जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी सी बात क्लियर? तो रियल पार्ट इसका हो जाएगा बेटा ए और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा इसका बी। क्लियर? आई होप इतनी सी बात समझ में आ रही। अब इतनी सी बात समझ में आ रही होगी तो अगर हमारे पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम्मिश्र संख्याओं के योग की बात करूं, सम्मिश्र संख्याओं का योग, अगर मैं इनके योग की बात करूं बेटा, तो अगर हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, एक z1 इक्वल टू a1 प्लस आई b1 और एक दूसरी है बेटा z2 इक्वल टू a2 प्लस आई b2, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग z1 प्लस z2 कह देंगे। क्या कहेंगे? z1 प्लस z2। a1 को a2 से जोड़ेंगे तो a1 प्लस a2 हो जाएगा, प्लस आई b2 से आई कॉमन ले लो, ये हो जाएगा b1 प्लस b2। क्लियर? तो z1 प्लस z2 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस आई b1 प्लस b2। वास्तविक को वास्तविक के साथ जोड़ेंगे, काल्पनिक को काल्पनिक के साथ जोड़ेंगे। आई होप आप सभी को इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर घटाने की बात करते अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा होता तो भी वैसे ही सब्ट्रैक्ट करते, जो बेटा वास्तविक को वास्तविक से घटाते और काल्पनिक को काल्पनिक से सब्ट्रैक्ट करते। इतनी सी बात क्लियर है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो अब हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं के गुणा की। अगर मैं सम्मिश्र संख्याओं के गुणे की पे चर्चा करूं, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, सम्मिश्र संख्याओं का गुणा, तो बेटा अगर मुझे गुणा करना होता, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेटा अगर मुझे गुणा करना होता और मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते, एक z1 इक्वल टू a1 प्लस आई b1 होता और दूसरा अगर मैं कहूं z2 इक्वल टू a2 प्लस आई b2 होता। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते, एक z1 इक्वल टू ये होता और एक z2 इक्वल टू ये होता। तो बेटा दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होता? z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 करता। तो ध्यान से देखो बेटा, इन जनरल मल्टीप्लाई करके देखो ना एक बार। जनरल मल्टीप्लाई कराओगे तो a1 का a2 के साथ a1 a2 प्लस a1 का इसके साथ तो आई a1 b2 प्लस आई b1 a2 के साथ आई b1 और ये a2, आई b1 आई b2 तो प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा, यहां b1 और b2 आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? और अगर इतनी सी बात क्लियर है तो ध्यान से समझो, ये हो जाएगा a1 a2 प्लस यहां से i कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a1 b2 प्लस ये हो जाएगा b1 a2 और ये माइनस हो जाएगा b1 b2। तो ये और ये दोनों को साथ में रख लो, ये हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस यहाँ पे आयोटा ले लो, ये हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2
इसी को हम लोग कहते हैं Z1 इंटू Z2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई। अब मल्टीप्लीकेशन भी आप लोगों ने देखा, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B1 B2। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जिसको आप लोग गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम पे आते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करूं मैं, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बताऊं उससे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन ठीक है बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। गुणात्मक मान लो बेटा Z इक्वल टू A प्लस IB, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? Z इनवर्स। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? Z इनवर्स। ये क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम Z इनवर्स इक्वल टू होता है Z डिनोमिनेटर पे मैग्नीट्यूड ऑफ Z का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो मैंने मॉडुलस निकाला है, ये मॉडुलस क्या होता है? ठीक है, जिसको हम लोग एक को बोलते, देखो मॉडुलस को मापांक बोलते हैं, आर्गुमेंट के कोणांक बोलते हैं। तो ये बेटा मापांक है। मापांक क्या होता है? 2 सेकंड का समय दो, समझाता हूँ। और ये क्या बेटा? कंजुगेट। ये दोनों बातों को समझाता हूँ बेटा। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आप सभी से कंजुगेट की बात करूँ, तो अगर जैसे मेरे पास Z इक्वल टू A प्लस IB है, तो बेटा इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? वो ये हो जाएगा Z इक्वल टू, जहां पे जो I है बेटा उसका साइन अपोजिट कर देंगे। ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस कर देते। ये कंजुगेट है। दूसरी बात करते हैं बेटा, इसकी कंजुगेट हो गया। अब इसकी अगली बात पे अगर मैं चर्चा करूं, तो अगली बात इसकी क्या है, जरा ध्यान सुनना। इसकी अगली बात पे आऊं तो ये है बेटा मॉडुलस, जिसको मापांक कहते हैं। तो मापांक क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये बेटा इसका हो जाएगा मापांक। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो ये बता सकते। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना, ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने मापांक भी बताया आपसे कि किसी का भी मापांक अगर मुझे निकालना हो, कोई भी मेरे पास सॉरी कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसका मुझे मापांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो बेटा ये मापांक यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ये सारी बातें डिटेल से समझा रखी हैं। मापांक को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं बेटा। तो मान लो बेटा Z इक्वल टू एक्स प्लस IY, और मेरे से कोई कह दे सुमित सर इसका मुझे मापांक बता दो, तो इसका मापांक कैसे बताएंगे बेटा? Z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका मापांक है। अब सबसे बड़ी बात आती है बेटा कोणांक, जिसका नाम आप लोगों ने कई दफे सुना होगा और कई बारी चर्चा में भी आया है कि सर कोणांक क्या है। उससे पहले एक बात बताएं बेटा, ये इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं। ये क्या है बेटा? आर्गन प्लेन, इसको आर्गन समतल भी कहते हैं। आर्गन प्लेन बेटा यहाँ पर ये वास्तविक संख्या, रियल पार्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेटा इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आर्गन प्लेन बोलते हैं। अगर मैं कहूँ ये x प्लस वाई, तो सपोज करो ये x प्लस वाई यहाँ कहीं होगा, ये x और y, और ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, यही इसकी क्या है? मापांक है। यही इसका मॉडुलस है, यही z है। इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी मैं z कह रहा हूँ। यही क्या है बेटा? इसका r है। यही क्या है? इसका r, ये r। ठीक है, क्लियर? यही इसका r है, और इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ z ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी। अब हम आते हैं बेटा कोणांक पे, जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। कोणांक क्या होता है? कोणांक की बात करें बेटा, तो कोणांक जिसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो अगर मैं कहूँ बेटा ये आर्गन प्लेन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या कोई यहाँ पर है, तो आप देखोगे इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाता है थीटा, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जो थीटा है, यही कोणांक है। और कोणांक की जो रेंज होती है बेटा -π से यहां तक होती है। कई दफे कुछ जगहों पर इसको 0 से π भी लिया जाता है, कुछ जगहों पे 0 से π भी लेते हैं, पर मैक्सिमम -π से π के बीच में। वो क्यों होता है, कब होता है, कैसे, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। कोणांक निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका है बेटा, आपको z कुछ भी दे दे, बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक बताऊं, z इक्वल टू कुछ भी दे दे। मान लो z इक्वल टू दे दे x प्लस IY, तो आप कुछ मत करो, कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले आंख मूंद के बेटा tan अल्फा निकाल लो।
tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, ये पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव हो यहाँ निगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी, पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी पॉजिटिव रखनी है। यहां सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, y अपान एक्स। y अपान एक्स रखने के बाद बेटा हमारे पास अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर अल्फा की आ जाएगी, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू। अब जैसे ही बेटा अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू आ गई, वैसे ही अब एक चार्ट में बना के दे रहा हूं आपको, आप कोणांक निकाल लोगे। देखो अगर मैं प्रथम चतुर्थांश की बात करूं, प्रथम चतुर्थांश की बात करूं, ठीक है, ये बेटा द्वितीय मतलब सेकेंड, ये थर्ड, ये चतुर्थांश है बेटा, ठीक है, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, और ये फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आर्गुमेंट थीटा क्या होगा, अगर प्रथम चतुर्थांश में मतलब x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश का मतलब मैं बता रहा हूं, प्रथम चतुर्थांश का मतलब ये लिख दे रहा हूं, या प्रथम चतुर्थांश का मतलब हो जाएगा बेटा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, तब बेटा थीटा बराबर अल्फा, मतलब जो अल्फा की वैल्यू आई है वही हमारा कोणांक है, वही थीटा है, वही कोणांक है। लेकिन बेटा अगर ऐसे हो जाए z इक्वल टू, अगर मैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाए, कहां जाए बेटा, द्वितीय चतुर्थांश, अच्छा द्वितीय चतुर्थांश हमारा ये, और इसमें y पॉजिटिव x निगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ z इक्वल टू हो जाएगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, सब निगेटिव, माइनस एक्स माइनस वाई, तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं, z इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस आई वाई, ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस अल्फा। ये बेटा एक तरीका है, दिस इज द बेस्ट वे, ये एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा तरीका है। एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं, जैसे z इक्वल टू मैं कह दूं -1i√3, इसका कोणांक बताओ, तो इसका कोणांक क्या हो जाएगा, tan अल्फा निकालेंगे, y √3 है, x -1 है तो प्लस लेंगे, अच्छा ये √3 किस माइनस नहीं लेना, मैंने पहले ही कहा है, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू है, पाई बाई 3, 60 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। अब एक बात बताओ बेटा, ये कौन से चतुर्थांश में है, आप देखो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये दूसरे चतुर्थांश में, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, तो बेटा पाई माइनस पाई बाई 3, तो बेटा ये थीटा की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा कोणांक हो जाएगा 2 पाई बाई 3। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। कितना इजी है, कितना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होता, इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक होता है बेटा वैल्यू निकालना, हल निकालना, सोल्यूशन फाइंड आउट करना, जैसे एक्स स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो बेटा ये x इक्वल टू फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। तो देखा आपने कैसे हम लोगों ने इतने कम समय में लगभग 18 से 20 मिनट में हमने इस पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लिया। अगर ध्यान से आप सभी लोगों ने देखा होगा तो हर एक बच्चे का ये चैप्टर आज से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, लव यू ऑल, प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी क्लास। थैंक यू।